उमेश, बहुत सारे सवालों के जवाब जाहिर सी बात है प्रशांत जी सीधे तौर पर नहीं दे सकते थे, जिसका जिक्र विक्रम जी ने भी किया है, जिसका जिक्र गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने भी किया है। बात यह की जा रही है कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, बात यह की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। इनकी संख्या अभी तो इतनी नहीं दिख रही है जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं कि वो डेमोग्राफी बदल सकें और चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकें। तो फिर और क्या बड़ी साजिश है? कौन और लोग हो सकते हैं? तफ्तीश किस दिशा में दरअसल जा रही है? कौन और लोग हो सकते हैं जो संरक्षण कर रहे हैं, जो वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड बनवा कर दे रहे हैं, जो वो इकोसिस्टम दे रहे हैं जहां पर ये आकर बस सके नागरिक के तौर पर? देखिए, यूपी एटीएस का ये जो आकलन है कि 1800 से लेकर के 2000 की संख्या हो सकती है, इस आधार पर है जो 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये आकलन लगाया जा रहा है। लेकिन जो अभी गिरफ्तारी से बाहर हैं या जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उनके हिसाब से और भी तादाद ये बढ़ सकती है, जो कि चिंता का विषय है। और जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको वोटर आई कार्ड वो हासिल कर लेते हैं, पासपोर्ट यहाँ से बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, जिस तरह से मिक्स हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो नेपाल बॉर्डर जो लगा हुआ है एक बड़ा पोरस बॉर्डर है, और इसके अलावा जो बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की नज़दीकी है, उसके चलते भी कहीं न कहीं इनको यहाँ पर आसानी से ठिकाना मिल जा रहा है, आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हैं लोग। और ख़ास करके जिस तरह से अभी प्रशांत जी ने बताया कि जो जहाँ पर ये काम करते हैं उनसे पैसे वापस ले लिए जाते हैं, उनसे कमीशन मोटा लिया जाता है, तो ऐसे में उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। और जो एजेंट ये पैसा ले रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो रहा है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के लगभग हर इलाके से ऐसी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उन्नाव से हुई है, रायबरेली से हुई है, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, अलीगढ़, इसके अलावा मेरठ से गिरफ्तारी हुई है, रामपुर से गिरफ्तारी हुई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या इतनी ही नहीं होगी, इससे ज़्यादा की संख्या हो सकती है। अगर इतनी भी संख्या है तो एक बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर किस तरीके का फैक्टर बन सकता है, किस तरीके से स्लीपर मॉड्यूल बन सकता है, इन सब चीज़ों पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर बात की जाए किस तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, उसका आकलन करना पड़ेगा सरकार को। और ख़ास करके केवल पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये समाज और सिस्टम की जिम्मेदारी भी होगी कि जो समाज के बीच में ऐसे लोग हैं उनको बचाने की कोशिश न की जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बताया जाए। सिस्टम को भी देखना पड़ेगा, सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो आकर बस रहे हैं नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पा रहा है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, आपके जुड़ने से पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका ये कहना था, और उससे पहले हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जुड़े थे, कि जो रोहिंग्या अभी गिरफ्तार हुए हैं, मैंने उनसे जब ये पूछा कि कैसे यहाँ पर आकर बस गए हैं, कैसे इन्हें आधार कार्ड मिला है, पिछले 4 साल के दौरान क्या किया गया, तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का कहना था कि इसके पहले का इकोसिस्टम, पॉलिटिकल इकोसिस्टम ऐसा था जिसमें संरक्षण दिया जाता था, जिसमें उनको बसने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती थी। तो क्या इस तरह का पहले माहौल था, ऐसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम था, इस तरह का एनवायरनमेंट दिया गया था जहां पर रोहिंग्या आसानी से आकर बस सके और वो नागरिकता भी ले सके देश की? देखिए, आप चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का वक्त आ गया, आप अच्छी तरह जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के ध्वस्त हो गई। अभी मैंने आपके प्रशांत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे थे, वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे लगते बेचारे हैं, दिशाहीन हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो फिर आपकी सरकार 4.5 साल से क्या कर रही थी? क्यों नहीं आपने कार्रवाई की, क्यों नहीं पकड़ा? ये बस 2-3 महीने में आपको कार्रवाई याद आ गई, उसके पहले आपको कार्रवाई याद नहीं आई। इसके मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करिए। भाई आपको एक्शन पहले 4 साल आपको एक व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में घुसा है 4 साल से, तो आप क्या कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि 4 साल तक रहने दो, उसको पालेंगे पोषेंगे, 4.5 साल तक रहने देंगे, 6 महीने बचेंगे, उसके बाद हम इसका राजनीतिक रूप रंग लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप मुद्दों से उत्तर प्रदेश को मत भटकाइए, यहाँ पे लाशों का हिसाब दीजिए जो कोरोना से लोगों की मौतें हुई है। इसी पर जवाब ले लेते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ठीक 6 महीने पहले की उस तरह की जानकारी सामने आती है, क्या इसका भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है जो आरोप है अनुराग भदौरिया का? नहीं, ये क्या आरोप लगाएं, अभी इनने अपने आरोप का जवाब नहीं दिया कि इकोसिस्टम जो इन लोगों ने क्रिएट किया था मुस्लिम अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट का, और जो इन्फिल्ट्रेटर को वोट बैंक बनाने की जो इन्होंने राजनीति की थी, उसका फल आज भारत उसको भोग रहा है। तो उसका जवाब तो इनके पास है नहीं, इतने साल ये रहे। और जो इकोसिस्टम है, जवाब दो ना कि कैसे ये आके ये पूरा, जब हम
सीएए के कानून लाते हैं, एनआरसी की बात करते हैं, तो उसका ये जो कम्युनल एंगल दे के उसको भ्रष्ट करने का कोशिश करते हैं। आज देखिए, आज जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो हमें कानून तो चाहिए ना किसी चीज का। आज आप उन लोगों को संरक्षण देके वोटर कार्ड बनवा रहे हो, उनको नौकरियों में लगवा रहे हो, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हो, तो फिर कैसे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा? गोपाल कृष्ण जी, एक काम करते हैं कि एक दूसरे से आप काउंटर सवाल करते रहेंगे तो सीधा जवाब नहीं मिलेगा। जो अनुराग भदौरिया आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका सीधा जवाब दीजिए, और जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका मैं सीधा जवाब लूंगी अनुराग भदौरिया से। वो काउंटर सवाल नहीं पूछेंगे, जो वो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिए। जी, मैं देता हूं। देखिए, राजनीति कब हो रही है, क्या हो रही है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम हैं। जब तक हम कानून को स्ट्रेंथन नहीं कर देंगे, आपने देखा एडीजी साहब ने क्या कहा कि इनके पास वोटर कार्ड है, इनके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक सिस्टम के थ्रू आए हैं इन्फिल्ट्रेट होके। स्टेट गवर्नमेंट का आपके प्रवक्ता, आपके रिपोर्टर ने बताया कि कैसे 24 परगना के थ्रू ये आते हैं। वहाँ की जो वर्तमान सरकार है ममता बनर्जी की, वह इनको सपोर्ट करती है। तो फिर हम बिना कानून के स्ट्रेंथन किए, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ऐसा हमको लगा कि ये रोहिंग्या उसको पकड़ के जेल में थोड़ी डाल देंगे। एक प्रक्रिया लाएंगे, कानून लाएंगे। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात की, हमने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की बात की, उसमें टाइम लगा है। अभी 4 साल क्या हो गए, इन्होंने 70 साल में इस तरह का सिस्टम बनाया, 4 साल में हम उसको सारा खत्म कर देंगे। 70 साल वाले तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, राज नहीं कर रहे हैं बहुत सालों से। उमेश पाठक इस पर कुछ कहना चाहते हैं? एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही ग्रुप के। अच्छा, हमारे साथ अनुराग भदौरिया डिस्कनेक्ट हो गए, वो इस वक्त मौजूद नहीं है आपके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन उमेश पाठक इस पर कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में। उमेश जी, बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहिंग्या का जो मामला है, इस मामले को लेकर के जो जांच हुई है, जांच के बाद ही आज हम बहस कर रहे हैं, जिस पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आइडेंटिफाई भी हुए हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, एजेंसियां भी काम कर रही हैं। लेकिन यही बात जब होती है रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करने की या किसी और के को आइडेंटिफाई करने की, जो समाज के बीच में, तो समाज की जिम्मेदारी है और सिस्टम की जिम्मेदारी है जिस तरीके से उनके कागजात तैयार कर दिए जाते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन जब ये कार्रवाई की बात होती है तब इन्हीं की पार्टी से इस तरह का बयान आता है कि हम तो कागज नहीं दिखाएंगे। तो कहीं न कहीं जो राजनीति है, राजनीति ने भी इस चीज़ को प्रेरित किया है, जिस तरीके से रोहिंग्या की तादाद यहाँ पर बढ़ी हुई है। हालांकि कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। और उसी की मैं लगातार उमेश बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, वो कौन सा इकोसिस्टम है जो संरक्षण देता है, और उसको कैसे अलग करने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।